हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आइडिया में। आज का जो हमारा क्लास है आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम के जो मैकेनिकल ट्रेड है जैसे टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, इन सभी का जो सीबीटी 2 का एग्जाम होने वाला है उसी का हम एमसीक्यू सॉल्व करके देंगे आपके सिलेबस के अनुसार। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है क्लास नंबर 3 का पार्ट ये है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द अमाउंट बाय विच the actual size of a shaft is less than the actual size of मैटिंग होल इन असेंबली। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वह राशि जिसके द्वारा एक शाफ्ट का वास्तविक आकार एक असेंबली में मैटिंग होल के साथ वास्तविक आकार से कम होता है उसे क्या कहा जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। एक लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर के क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है क्लियरेंस, दूसरा इंटरफियरेंस, तीसरा अलाउंस और चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि वह राशि जिसके द्वारा एक शाफ्ट का वास्तविक आकार मतलब एक्चुअल साइज एक असेंबली में मैटिंग होल मतलब मैच होने वाले होल के वास्तविक आकार एक्चुअल साइज से कम होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन 100 कैपिटल H6 स्लैश स्मॉल G5 मीन्स दैट द। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो स्पेसिफिकेशन दिया है 100 H6 स्लैश G5 इसका मीनिंग क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एक्चुअल साइज इज 100 मिलीमीटर मतलब वास्तविक आकार 100 मिलीमीटर है। दूसरा बेसिक साइज इज 100 मिलीमीटर मतलब उसका मूल आकार 100 मिलीमीटर है। या फिर तीसरा ऑप्शन है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल साइज एंड बेसिक साइज इज 100 मिलीमीटर मतलब वास्तविक आकार और मूल आकार के बीच का अंतर 100 मिलीमीटर है। और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के अनुसार जो 100 H6 और G5 इसका अर्थ क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेसिक साइज इज 100 मिलीमीटर मतलब ये जो 100 आपको दिखाई दे रहा है H6 के साइड में, तो इसका मीनिंग होता है बेसिक। इसका मतलब जो आपका बेसिक साइज 100 मिलीमीटर है। और जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करके दे रहे हैं इसका अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है जहां से आप ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर सकते हो। हम आपको वीडियो में जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉइंग डायमीटर ओवर बेड ऑफ लेथ इज रिक्त स्थान द हाइट ऑफ द सेंटर मेजर फ्रॉम द बेड। तो जो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि लेथ बेड के ऊपर स्विंग डायमीटर बेड से मापी गई सेंटर की ऊंचाई रिक्त स्थान होती है। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जो हमारा स्विंग ओवर बेड होता है, स्विंग ओवर बेड से सेंटर हाइट तक जो जॉब का डायमीटर जो इतना भी हाइट हम मेजर करते हैं वो उसका टोटल डायमीटर कितना होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इक्वल, दूसरा ट्वाइस मतलब 2 गुना, तीसरा 1/2 मतलब आधा और चौथा ऑप्शन है ट्राइस मतलब 3 गुना। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि द स्विंग डायमीटर ओवर बेड ऑफ अ लेथ इज अ रिक्त स्थान द हाइट ऑफ द सेंटर मेजरमेंट फ्रॉम द बेड। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्वाइस मतलब जो हमारा बेड है लेथ बेड से जो चक के सेंटर तक की जो भी हम हाइट मापते हैं उसका डबल डायमीटर का जॉब हम उसमें फिट करके टर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉजिटिव अलाउंस विल ऑलवेज रिजल्ट इन अ रिक्त स्थान फिट। एक पॉजिटिव अलाउंस हमेशा एक रिक्त स्थान फिट होता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है क्लियरेंस फिट, दूसरा इंटरफियरेंस फिट, तीसरा क्लियरेंस और इंटरफियरेंस दोनों भी फिट और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि एक पॉजिटिव अलाउंस हमेशा एक रिक्त स्थान फिट होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लियरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, the front face of the chuck jaw are stepped, the purpose of this step is to रिक्त स्थान। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि लेथ चक जॉ के सामने वाला भाग स्टेप में बना होता है, इन स्टेप का उद्देश्य क्या है। तो जो आपने लेथ मशीन पे काम किए होंगे तो उसमें आप जो चक के जो जॉ देखे होंगे वो जॉ 3 स्टेप में होते हैं, तो उस स्टेप का उद्देश्य क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एड अपीयरेंस मतलब उपस्थिति जोड़े, दूसरा ऑप्शन है रिड्यूस वेट मतलब वेट को कम करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है हैव इंक्रीज ग्रिपिंग पावर मतलब पकड़ने की शक्ति में वृद्धि होने की वजह से, और चौथा ऑप्शन है होल्ड लार्ज डायमीटर वर्कपीस मतलब बड़े डायमीटर की वर्कपीस को पकड़ने के लिए। तो जो हमें क्वेश्चन ने पूछा था लेथ मशीन के जो चक होते हैं, चक के जो जॉ होते हैं उसमें जो स्टेप बने होते हैं वो स्टेप बनने उस स्टेप का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, होल्ड लार्ज डायमीटर वर्कपीस मतलब बड़े आकार के जॉब को पकड़ने के लिए। इससे
जैसे मान लीजिए कोई हॉलो जॉब है या फिर कोई सॉलिड जॉब है, तो रिवर्सिबल जॉब होते हैं उसे हम रिवर्स करके भी स्टेप के ऊपर फिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नेगेटिव अलाउंस विल ऑलवेज रिजल्ट इन अ रिक्त स्थान फिट। एक नेगेटिव अलाउंस हमेशा एक रिक्त स्थान फिट होता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है क्लियरेंस, दूसरा इंटरफेरेंस फिट, तीसरा ट्रांजेक्शन फिट और चौथा एनी ऑफ द अबव। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि एक नेगेटिव अलाउंस हमेशा एक रिक्त स्थान फिट होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरफेरेंस फिट। नेगेटिव अलाउंस हमेशा एक इंटरफेरेंस फिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट क्वालिटी ऑफ अ गुड कूलेंट। निम्नलिखित में से एक अच्छे कूलेंट की गुणवत्ता नहीं है, मतलब यह जो चार ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा एक अच्छे कूलेंट का गुणवत्ता मतलब गुणधर्म नहीं है, ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इट हैज हाई हीट ऑब्जर्वेशन प्रॉपर्टी, मतलब इसमें उच्च ताप अवशोषण गुण होते हैं। दूसरा, इट हैज गुड लुब्रिकेशन क्वालिटी, मतलब इसमें अच्छे लुब्रिकेशन क्वालिटी होती है। तीसरा ऑप्शन है इट इज केमिकली एक्टिव, मतलब ये रासायनिक रूप से सक्रिय होते हैं। या फिर चौथा ऑप्शन है इट हैज हाई फ्लैश पॉइंट, मतलब इसमें हाई फ्लैश पॉइंट होते हैं। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा एक अच्छे कूलेंट की गुणवत्ता नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इट इज केमिकली एक्टिव, मतलब ये रासायनिक रूप से सक्रिय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू डिटरमाइन द मैक्सिमम मिक्स रेशियो ऑफ वाटर सोल्यूबल कूलेंट, मतलब पानी में घुलनशील कूलेंट के मिश्रण अनुपात को निर्धारित करने के लिए निम्न डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डिफ्रेक्रोमीटर, दूसरा हाइड्रोमीटर, तीसरा रेफ्रेक्रोमीटर और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि पानी में घुलनशील कूलेंट के मिश्रण अनुपात को निर्धारित करने के लिए निम्न डिवाइस का उपयोग किया जाता है। जैसे हम जो ओरिजिनल कूलेंट यूज करते हैं उसमें ऑयल, सोल्यूबल ऑयल और पानी का मिश्रण होता है, तो उसका जो मिश्रण को निर्धारित करने के लिए कौन से डिवाइस का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेफ्रेक्रोमीटर, रेफ्रेक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पार्ट ऑफ द कटिंग टूल विच इज ग्रिप्ड इन टूल होल्डर इज कॉल्ड रिक्त स्थान। कटिंग टूल का मुख्य भाग जो टूल होल्डर में ग्रिप होता है उसे क्या कहा जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है शांक, दूसरा फेस, तीसरा फ्लैंक और चौथा ऑप्शन है बॉडी। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि कटिंग टूल का मुख्य भाग जो टूल होल्डर में ग्रिप होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शांक। कटिंग टूल का जो मुख्य भाग जो टूल होल्डर में होते हैं तो उसका जो पॉइंट अलग होता है और पीछे वाला जो शांक होता है वो शांक पूरा होल्डर में ग्रिप होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या है, शांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, while working on a lathe what is मैंड्रिल यूज्ड फॉर। लेथ पर काम करते समय मैंड्रिल का उपयोग किस लिए किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने लेथ मशीन पर काम किया तो मैंड्रिल का यूज आपको पता होना जरूरी है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू होल्ड एक्सटर्नली मशीन पार्ट, मतलब बाहरी मशीन भाग को होल्ड करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है टू होल्ड इंटरनली मशीन पार्ट, मतलब इंटरनल रूप से, मतलब अंदर आंतरिक रूप से मशीनीकृत भाग को धारण करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है टू होल्ड बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली मशीन पार्ट, मतलब बाहरी और आंतरिक रूप से मशीनी दोनों भागों को होल्ड करने के लिए। और चौथा ऑप्शन है टू होल्ड नेदर एक्सटर्नली मशीन नॉर इंटरनली मशीन पार्ट, मतलब ना तो बाहरी रूप से मशीनीकृत और ना ही आंतरिक रूप से मशीनीकृत भागों को होल्ड करने के लिए। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि लेथ मशीन पर वर्क करते समय जो मैंड्रिल हम यूज करते हैं तो मैंड्रिल किस लिए उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू होल्ड इंटरनली मशीन पार्ट, मतलब जो जॉब अगर इंटरनली पूरा फाइनल हो गया उस जॉब को पकड़कर अगर उसके ऊपर अगर हमें कुछ ऑपरेशन करना है तो उस समय मैंड्रिल का उपयोग करके जॉब को पकड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर हेल्ड इन टेलेस्टॉक इज कॉल्ड रिक्त स्थान। टेलेस्टॉक में रखे सेंटर को क्या कहा जाता है, मतलब टेलेस्टॉक में जो सेंटर यूज होता है उसमें उसे कौन से सेंटर कहते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसके पहले के क्लास में भी हमने आपको बताए थे कि लेथ मशीन में कौन कौन से सेंटर यूज होते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डेड सेंटर, दूसरा लाइव सेंटर, तीसरा रिवॉल्विंग सेंटर, चौथा ऑप्शन है स्टडी सेंटर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि टेलेस्टॉक में रखे सेंटर को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेड सेंटर। ध्यान में रखें, जो हमारा हेडस्टॉक होता है हेडस्टॉक में लाइव सेंटर लगता है और जो हमारा टेलेस्टॉक होता है टेलेस्टॉक में जो भी सेंटर लगते हैं उसे डेड सेंटर कहा जाता है। डेड सेंटर के अंदर जो बाकी के टिप सेंटर, हाफ सेंटर होते हैं, रिवॉल्विंग सेंटर, ये सब डेड सेंटर के अंतर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द स्टैंडर्ड टेपर विच इज ऑफ सेल्फ होल्डिंग टाइप्स इज रिक्त स्थान। स्टैंडर्ड टेपर जो सेल्फ होल्डिंग टाइप का होता है उसे क्या कहते हैं, कौन सा टेपर कहते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मोस्ट टेपर, दूसरा ब्राउन एंड शार्प टेपर, तीसरा ऑप्शन है जर्नो टेपर और चौथा ऑप्शन है पिन टेपर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था स्टैंडर्ड टेपर जो सेल्फ होल्डिंग टाइप के होते हैं उसे कौन से टेपर कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोस्ट टेपर। ध्यान में रखें मोस्ट टेपर जो हमारा होता है ये सेल्फ होल्डिंग और क्विक रिलीजिंग टेपर होते हैं, सब इसलिए सबसे ज्यादा मशीनों के ऊपर मोस्ट टेपर ही कटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क होल्डिंग डिवाइस इज यूज टू होल्ड इरेगुलर शेप वर्क। अनियमित आकार के कार्यों को पकड़ने के लिए किस कार्य धारण उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फोरजाचक, दूसरा थ्रीजाचक, तीसरा फेस प्लेट और चौथा ऑप्शन है कैच प्लेट। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि अनियमित आकार मतलब जिसका कोई प्रॉपर शेप नहीं है, जैसे हम नॉर्मली हम यूज करते हैं स्क्वायर जॉब, राउंड जॉब, हेक्सागोनल, जो भी हम आकार के जॉब यूज करते हैं उसका एक स्टैंडर्ड आकार होता है। और अनियमित आकार मतलब इसका कोई भी आकार नहीं, मतलब जिसके ऊपर हमें ऑपरेशन करना है, ऐसे जॉब जिसका कोई शेप नहीं है, तो इसको पकड़ने के लिए लेथ मशीन के ऊपर किसका उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फेस प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of the lathe contains the mechanism for moving and controlling the carriage। लेथ के किस भाग में कैरेज को घुमाने और नियंत्रित करने का मैकेनिज्म होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एप्रॉन, दूसरा स्लाइड, टॉप स्लाइड, तीसरा क्रॉस स्लाइड, चौथा टेलीस्टॉक। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि लेथ के किस भाग में कैरेज को घुमाने और नियंत्रित करने का मैकेनिज्म होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एप्रॉन मैकेनिज्म। एप्रॉन मैकेनिज्म के ऊपर ही जो एप्रॉन मैकेनिज्म में ही वो गियर या फिर लीवर लगे होते हैं जिसके सहायता से हम कैरेज को कंट्रोल करते हैं, मतलब कैरेज का जो हम ऑटोमेटिक फीड देते हैं या फिर उसे बंद करते हैं, ये सब मैकेनिज्म किस में होता है, एप्रॉन मैकेनिज्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द टेलीस्टॉक मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको एक टेलीस्टॉक का डायग्राम दिखाया गया है और जिसके ऊपर एक्स के रूप में इस पार्ट को दिखाया गया है, तो इस पार्ट का नाम क्या है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बेस, दूसरा क्लैंपिंग यूनिट, तीसरा ऑप्शन है सेट ओवर स्क्रू और चौथा ऑप्शन है स्पिंडल लॉकिंग लीवर। तो जो ऐसे हमें क्वेश्चन में पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाया गया टेलीस्टॉक का जो डायग्राम है, डायग्राम के ऊपर जो एक्स के रूप में जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन हमें पूछा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेट ओवर स्क्रू, मतलब ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है सेट ओवर स्क्रू। इसके सहायता से अगर अलाइनमेंट हमारा कुछ चेंज हो जाता है तो उस समय टेलीस्टॉक की बॉडी को दोनों तरफ हम एडजस्ट कर सकते हैं इस स्क्रू के सहायता से। दोनों तरफ स्क्रू होता है, एक तरफ से ढीला करके दूसरी तरफ से हम टाइट करते हैं तो जो हमारा टेलीस्टॉक की बॉडी मूव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द सेंटर लेथ मेक एंगुलर मूवमेंट। सेंटर लेथ का कौन सा भाग एंगुलर मूवमेंट करता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सैडल, दूसरा टॉप स्लाइड, तीसरा क्रॉस स्लाइड और चौथा ऑप्शन है कंपाउंड स्लाइड। तो जैसे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि सेंटर लेथ मशीन का कौन सा भाग एंगुलर मूवमेंट करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कंपाउंड स्लाइड। कंपाउंड स्लाइड जिसके सहायता से हम टेपर टर्निंग करते हैं और वही पार्ट जो होता है हमारा लेथ मशीन का एंगुलर मूवमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन सेंटर लेथ। तो सेंटर लेथ मशीन का डायग्राम आपको दिखाया गया है स्क्रीन पर। इसमें जो एक्स के रूप में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पार्ट आपको दिखाया गया, इस पार्ट का नाम क्या है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कंपाउंड रेस्ट, दूसरा क्रॉस स्लाइड, तीसरा टूल पोस्ट और चौथा ऑप्शन है कैरेज। तो जो स्क्रीन पर आपको दिखाया गया था कि लेथ मशीन का एक सेंटर लेथ का डायग्राम है जिसमें एक्स के रूप में जो पार्ट आपको दिखाया गया है, तो इस पार्ट का नाम है ऑप्शन नंबर ए कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट जिसके सहायता से हम टेपर टर्निंग करते हैं। कैरेज के ऊपर लगा होता है क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड के ऊपर होता है कंपाउंड रेस्ट और कंपाउंड रेस्ट के ऊपर लगा होता है टूल पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन सेंटर लेथ। तो सेंटर लेथ का एक जो डायग्राम आपको दिखाया गया है इसमें एक्स के रूप में जो पार्ट आपको दिखाया गया है इस पार्ट का नाम हमें पहचानना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक्स के रूप में इस पार्ट को दिखाया गया है, तो इस पार्ट का नाम हमें पहचानना है, जिसके लिए हमें ऑप्शन दिया है पहला ऑप्शन बेड, दूसरा कैरेज, तीसरा फीड शाफ्ट और चौथा ऑप्शन है लीड स्क्रू। तो जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा था स्क्रीन पर दिखाया गया जो हमारा सेंटर लेथ मशीन का डायग्राम है, इसके ऊपर जो एक्स के रूप में जो पार्ट आपको दिखाया गया इस पार्ट का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लीड स्क्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग द लेथ बेड, लेथ बेड को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है पिग आयरन, दूसरा माइल्ड स्टील, तीसरा ग्रे कास्ट आयरन और चौथा ऑप्शन है नॉडुलर कास्ट आयरन। तो जैसा मैं क्वेश्चन में पूछा था कि लेथ बेड बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रे कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द कैरेज मार्क एक्स। स्क्रीन पर आपको एक कैरेज का डायग्राम दिखाया गया है, तो इसके ऊपर एक्स के रूप में इस पार्ट को दिखाया गया है, तो इस पार्ट का नाम क्या है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एप्रॉन, दूसरा सैडल, तीसरा टॉप स्लाइड, चौथा कंपाउंड रेस्ट। तो जो है यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर एक आपको कैरेज का डायग्राम दिखाया गया है। इसके ऊपर जो एक्स के रूप में इस पार्ट को दिखाया है, तो इस पार्ट का नाम है ऑप्शन नंबर ए, एप्रॉन मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of the lathe slide over the bed wedge between the headstock and the tailstock। लेथ का कौन सा भाग हेडस्टॉक और टेलस्टॉक के बीच लेथ बेड पर स्लाइड करता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लीड स्क्रू, दूसरा फीड रॉड, तीसरा कैरेज, चौथा स्पिंडल। तो जैसे क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था कि जो हमारा लेथ मशीन है, लेथ मशीन का वह कौन सा भाग है जो हेडस्टॉक और टेलस्टॉक के बीच लेथ बेड के ऊपर स्लाइड करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैरेज। कैरेज जो हमारा होता है हेडस्टॉक और टेलस्टॉक के बीच बेड के ऊपर स्लाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स ऑन द हेडस्टॉक ऑफ द लेथ। लेथ मशीन का हेडस्टॉक का आपको डायग्राम दिखाया गया है और इस डायग्राम के ऊपर एक्स के रूप में जो पार्ट आपको दिखाया गया, इस पार्ट को हमें पहचानना है कि इसे क्या कहा जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टेलस्टॉक, दूसरा लेथ चक, तीसरा लेथ स्पिंडल और चौथा ऑप्शन है स्पिंडल स्पीड चेंज लीवर। तो जैसे हम क्वेश्चन में पूछा था, स्क्रीन पर दिखाए गए लेथ मशीन का जो हेडस्टॉक है, हेडस्टॉक के ऊपर एक्स के रूप में दिखाए गए पार्ट का नाम क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेथ स्पिंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन द कोन पुली हेडस्टॉक ऑफ अ लेथ। तो लेथ मशीन के कोन पुली हेडस्टॉक का आपको एक डायग्राम दिखाया गया है स्क्रीन पर। तो इसके ऊपर जो एक्स के रूप में इस पार्ट को दिखाया गया, तो इस पार्ट का नाम क्या है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हेडस्टॉक कोन पुली, दूसरा हेडस्टॉक बुल गियर, तीसरा काउंटर शाफ्ट कोन पुली और चौथा ऑप्शन है टेलस्टॉक। तो जो स्क्रीन पर आपको एक कोन पुली हेडस्टॉक का डायग्राम दिखाया गया था, इसके ऊपर जो एक्स के रूप में जो पार्ट आप यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इस पार्ट का नाम है ऑप्शन नंबर बी, हेडस्टॉक बुल गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द डेड सेंटर फिक्स ऑन अ लेथ। लेथ मशीन में डेड सेंटर कहाँ फिक्स किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कैरेज, दूसरा टेलस्टॉक, तीसरा हेडस्टॉक, चौथा क्रॉस स्लाइड। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि लेथ मशीन में डेड सेंटर को कहाँ फिक्स किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेलस्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंटर। तो स्क्रीन पर आपको एक सेंटर का डायग्राम दिखाया गया है, तो इस सेंटर का नाम क्या है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टिप सेंटर, दूसरा फ्रिक्शन सेंटर, तीसरा ऑर्डिनरी सेंटर, चौथा लाइव सेंटर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंटर, सेंटर का नाम क्या है जो आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाइव सेंटर, जो हेडस्टॉक में लगता है। इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 3 का पार्ट 1, जिसमें हमने आपको 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया इंपॉर्टेंट। इसी तरह से हम हर एक क्लास में हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके 25-25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देते हैं। इसका पार्ट भी आएगा आगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो मेरे से बात करके पूछ सकते हैं या फिर डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, जहाँ से आप ज्वाइन होकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं अगले इसके क्लास नंबर 3 के पार्ट बी के साथ।